कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। चूँकि मैंने आपसे पहले कहा था कि कुछ दिनों आपका डिस्टरबेंस रहेगा क्लासेस में, और जो संडे में मोटिवेशनल वीडियो आपको देता हूँ, पिछले लास्ट वीक भी मैंने आपको फ्राइडे को वो क्लास दी थी, आज भी इस वीक भी आपकी फ्राइडे ही वो क्लास हुई है। सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन, क्योंकि छुट्टी है, मेरी ऑफिस की छुट्टी है, तो 3 दिन आपकी प्रॉपर क्लासेज आएंगी। हो सकता है कि दोनों चैनलों में प्रॉपर क्लासेज आएंगे। मंगल और बुधवार को थोड़ा सा फैमिली फंक्शन की वजह से आपका कुछ डिस्टरबेंस जरूर रहेगा क्लास में। मतलब होपफुली मॉर्निंग वाली क्लास तो आपकी आनी चाहिए, लेकिन बुधवार का थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि डाउट है। ठीक है, जो भी होगा 2-3 दिन एडजस्ट आप लोग कर सकते हैं। बाकी आपकी निरंतरता पे कोई आंच ना आए। ठीक है, जैसे होता क्या है कि यार सर नहीं पढ़ा रहे हैं, यार सर की क्लास नहीं आ रही, तो हम भी मतलब लेटे रहें, सोए रहें, आराम करें, मस्त रहें। ये सर का और आपका कोई लेना देना नहीं है इस मामले में। सर कुछ करें ना करें, आपको तो करना ही है। आपके पास तो विकल्प ही नहीं है। आप अगर इस फील्ड में कूद चुके हैं तो आपको करना ही करना है, यानी आपको मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है, विकल्पहीन है उसके बाद आप। ठीक है, और हाँ, अगर आप पढ़ोगे, मेहनत कर रहे होगे, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद आपको लगने लग गया होगा। इसमें कितने ऐसे बच्चे हैं, हजारों ऐसे छात्र हैं जो फिर से तैयारी शुरू किए हुए हैं। जिसने पहले छोड़ दी थी वो भी दोबारा हिम्मत जनरेट करके तैयारी कर रहा है, और उसको ये लगने लगा है कि मैं भी एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। एटलीस्ट मैं एग्जाम में बैठकर एक ठीक ठाक, एक सम्मानजनक स्कोर करने लायक बन चुका हूँ। ये कई छात्र अब मानने लगे हैं, और जो आप ये मान रहे हो कि हाँ मैं कुछ मतलब कर सकता हूँ, मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, आगे भी मैं करूँगा, तो इन छात्रों से मैं ये कहूँगा थोड़ा सा और अपने आप को पुश कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को धक्का दीजिए। तो वो दिन भी दूर नहीं है जिस दिन आपको ये लगने लगेगा कि अब मेरा एग्जाम क्रैक होने लग जाएगा। ये किसी यूके ट्रिपल एस सी, यूके पी एस सी या किसी इंडिविजुअल एग्जाम की बात नहीं, ये किसी भी एग्जाम की बात है जिसकी आप तैयारी करते हैं, जहाँ बैठेंगे, जहां हम एग्जाम के लिए जाएंगे। ठीक है, ये बहुत से एग्जाम है, जिंदगी की परीक्षा। और याद रखना, आज का जो समय है, अभी जैसे अभी तैयारी कर रहे हो, लगता होगा यार कब तक तैयारी करें, क्या करें, कब होगा कब नहीं होगा, ये समय है बच्चों। देखो, वक्त का पहिया बहुत स्ट्रांग होता है, कब आपके पक्ष में आ जाए कोई नहीं जानता। तो इसलिए अपनी चाल को निरंतर जारी रखिए, भले ही कछुए की चाल से रखिए। मैं हमेशा यही कहता हूं, अपनी उम्र को अपनी तैयारी के हावी मत होने देना। ये मत सोचना कि यार उम्र इतनी होगी, 35 साल का हो गया हूँ, 32 साल का हो गया हूँ, 36 साल का हो गया हूँ, अब क्या करूँ क्या ना करूँ। जब इतना कर ही दिया तो तैयारी करो। और कई लोग ये सोचते हैं, मतलब ये एक सामाजिक फैक्ट है, उसी समाज का मैं भी हिस्सा हूँ जिस समाज में आप रहते हैं। मैं भी उन चीज़ों को फील करता हूँ, उन चीज़ों को मैंने भी महसूस किया, मैंने भी देखा, मैंने भी अपना एक्सपीरियंस किया। कई बच्चे मेरे साथ शेयर करते हैं। एक जो बहुत बड़ा प्रेशर है, ये उम्र के साथ साथ शादी का है। 99% लोग ऐसे होंगे जिनको ये लगता है कि यार उनकी मैरिज जो है, उनकी शादी जो है, ये थोड़ा सा अड़ंगा हमारे करियर जो है उस पर लगाएगा। तो उनको ये लगता है कि यार मेरी उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी, मैं 35 का होऊंगा, कब मेरी शादी होगी। उसके बाद कोई लड़कियां होती है, वो सोचते हैं 25-26 की होगी, अब क्या होगा, घर वाले प्रेशर कर रहे हैं। ये मैं तो एक ही सलाह दूंगा, कैरियर सेटल नहीं है तो ये शादी वादी सब बर्बाद है। मतलब इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करनी है तो उसकी शादी करा दो। ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ, अगर आप सेटल्ड हैं, आप वेल सेटल हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपने इतनी एजुकेशन ली हुए, आपने हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन आप हुए, पीजी आपने किया, अलग अलग कोर्सेज किए, इतने साल तैयारी की, मिला क्या, बाबा जी का ठुल्लू। इतना ही अगर आपको करना था तो फिर आपको तो कोई फ़ायदा नहीं तैयारी करने का। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, इतना अगर आपने एफर्ट दे दिया है तो 1-1.5 साल की मेहनत आपकी आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। तो अपनी तैयारी को जारी रखना है बच्चों। ठीक है, किसी भी प्रकार का सोशल प्रेशर अगर आता है, नहीं थोड़ी ना होती, 40 साल में भी लोग शादी करते हैं, 38 साल में भी लोगों की शादी होती है। अब ये मत कहना सर वो बुढ़ापे की शादी क्या फ़ायदा। अब बुढ़ापा और जवानी का कोई लिंक नहीं, जहां आपके पास विकल्प नहीं होते हैं, फिर आपको इन दोनों में एक ही चीज़ सेटल करनी होगी, एक ही चीज़ चूज करनी होगी, वो आपका है करियर। करियर को पहले रखो, बाकी चीज़ों को सेकेंडरी में रखो। क्योंकि अगर शादी वादी हो भी गई, कर भी दी, लास्ट में जब लड़ोगे ना आपस में, मतलब हस्बैंड वाइफ स्पेशली, सब जानते हैं, ठीक है, तू क्या कर रहा, तूने क्या किया, क्या कमाता है, ये यही चलता है। ये सब घरों की, मैक्सिमम घरों की यही बात है। ठीक है, एक दूसरे के साथ फोड़ा फोड़ होती रहेगी, फिर कोई कहीं से थप्पड़ मारेगा, कोई कहीं से कुछ करेगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है, अपने करियर को सेटल करना है। और हाँ, माँ बाप ने इतना पढ़ाया हुआ है तो उसका जो रिटर्न है आपको वो तो देना चाहिए। मतलब एटलीस्ट तो उनको एक जॉब ला के दे दो कि हाँ मैंने कर लिया है, अब मैं अपनी लाइफ को फ्रीली जी सकती हूँ, बहुत अच्छे से जी सकती हूँ। और ये सच भी है,
अगर आप कमाने वाले हैं, अगर आप कमाने का मतलब ये नहीं, कमाने के तो बहुत सोर्सेज हैं, ठीक है, लीगल तरीके से अगर आप कमाने वाले हैं, वैधानिक सेक्टर में आप हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो, की अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो या खुद का स्वरोजगार हो, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि नौकरियां इतनी है नहीं जितनी हम बेरोजगारी देख रहे हैं, ठीक है, खुद का स्वरोजगार हो, जो भी है, जहां भी हैं, आप अच्छे तरीके से कमाने वाले हैं, वेल सेटल पर्सन हैं, तो उसके बाद आपकी इज्जत, आपका सामाजिक रुतबा, सब चीज़ मेंटेन रहेगा। वरना अगर कुछ नहीं है, न रिश्तेदार फ़ोन करने वाला है, न दोस्त फ़ोन करने वाला है, जो गर्लफ्रेंड है वो भी छोड़ के चले जाएगी, वो किसी और की हो जाएगी, फिर तो वही मतलब रोना रोते रहोगे, अब हमारा कुछ नहीं, हम क्या करें, इस दुनिया से मोक्ष ले लें, प्राप्ति मिल जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, चल बसें, यही दिमाग में आता है, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग ही दिमाग में आएगी। लेकिन इसी नकारात्मक सोच को आपको पॉजिटिव रखना है, स्ट्रांग रखना है। ज़िंदगी में ये मान के चलिए कि एक लाइफ मिली है, इसको हमने स्ट्रगल के साथ भले ही जिएंगे, लेकिन जिएंगे बहुत ज़्यादा क्या, मतलब स्ट्रांग बन के, मतलब ये सोचना है, पॉजिटिव रहना है कि हाँ, हम आज नहीं तो कल हमारा दिन होगा, आज नहीं तो आने वाला वक्त हमारा होगा, चीज़ें हम बदल के रहेंगे। और ये कुछ नहीं है, ना आपको दोपहर की धूप में पत्थर फोड़ने हैं, न कहीं आपको लेबरी करनी है, न कहीं आपको बोझा ढोना है, कुछ नहीं करना है। 4 किताबें रखी है, उनको अच्छे से स्टडी करनी है, थोड़ा ढंग से समझ के पढ़ना है, और अपना जो एग्ज़ाम का फोबिया है, जो एग्जामिनेशन हॉल पे जाके आप लोगों के साथ हो जाता है, उससे बचना है। यानी एक जो फोबिया आपके दिमाग में आता है, यार अब एग्जाम हॉल में बैठ के, आधे लोग तो वोमिटिंग कर देते हैं, मतलब जैसे एग्जामिनेशन हॉल पे जाएंगे, उससे 2 दिन 1 दिन पहले तो भूख मर जाती है, सुबह नाश्ता करोगे, नाश्ता भी नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है, उसके बाद जब तक पेपर मतलब वहाँ पहुँचेंगे ऐसे काँप रहे होते हैं, मतलब वो बहुत धक धक, कभी इधर घूमेंगे, कभी उधर, कभी बेचैनी, कभी कुछ, किसी से बात भी नहीं करते, पानी भी नहीं पीते हैं। इवन जब वो एग्जामिनेशन हॉल पे पेपर में बैठते हैं, थोड़ा जाके तब रिलैक्स होता है, क्योंकि वो मैं समझता हूँ, वो आप लोग के साथ जो एक दबाव है एग्जाम को क्रैक करने का, एक प्रेशर है, वो आप पे हावी हुआ है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं बच्चों, इसको सही कौन करेगा, ये आप ही सही करते हैं, क्योंकि मैं हूँ, जैसे मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, कई चीज़ें होती है, देखो हर इंसान की अपनी एक मतलब क्या कहते हैं, कमजोरी होती है, किसी न किसी का एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। आज से 5-7 साल पहले, 6 साल पहले, 4 साल पहले कई चीज़ें हुआ करती थी, उसमें एक चीज़ क्या थी, जैसे मैं लोगों को फेस नहीं कर पाता था। फेस करने का मतलब, कहने का ये मतलब कि 4 आदमी जहाँ पे होंगे वहाँ मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाता था, मतलब कि एक हेजिटेशन जिसको आप लोग कह सकते हैं। लेकिन ये सही कौन करेगा बताइए, ये मैं ही तो सही करूँगा ना। आज मैं हज़ारों बच्चों को एड्रेस कर सकता हूँ, नॉट सिर्फ ऑनलाइन, ठीक है, यानी ये मत सोचना कि सर यूट्यूब पे ही ये सब कर सकते हैं। आप मुझे हज़ारों बच्चों को एड्रेस करने के लिए ऑफलाइन बुला सकते हैं, मैं बेझिझक वहाँ पे कर सकता हूँ। ये किसने सुधारा होगा, ये मैंने ही तो सुधारा होगा ना, मैंने ही तो प्रैक्टिस की होगी, मैंने ही तो चीज़ों को समझा होगा। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कौन लाया होगा, किसी बाहर के व्यक्ति ने ठूसा तो नहीं होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, चीज़ें मैंने ही खुद की होंगी। तो मैं ये कहता हूँ, अगर आपका कोई कमजोरी है, आपकी कोई वीकनेस है, उसको मजबूत पॉइंट में अगर कोई कन्वर्ट कर सकता है, वो स्वयं आप हैं, क्योंकि कोई दूसरा आदमी आपको सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन, डायरेक्शन दे सकता है। चयन होना न होना ये सब डिपेंड करेगा कि आपने किया क्या, आप कितने लगन से, कितने डेडिकेशन से लगे हैं। इतने छोटे छोटे मार्जिन से आपका सिलेक्शन रुक जाता है, 0.25 से, कहीं 1 नंबर से, कहीं 0.75 ने, और लगातार ऐसे भी बच्चे हैं 3-3, 4-4, 5-5 एग्जाम में वो बहुत माइनर अंतर से बाहर हो रहे हैं, कभी 1 नंबर से रुक जा रहे, कभी 2 नंबर से रुक जा रहे, कभी आधा नंबर से रुक जा रहे हैं। तो ऐसे कई छात्र हैं, मेरे पे मैसेज आते रहते हैं, बच्चे बताते रहते हैं। मैसेज तो आएंगे ही, स्वाभाविक सी बात है, जब उत्तराखंड का 1.5 लाख मतलब 1,15,000 छात्र इस चैनल से जुड़ा है कहीं ना कहीं से, तो कभी ना कभी तो सुनता ही होगा। तो 1,15,000 में अगर 10,000 बच्चे भी मैसेज में करते हैं या जो डायरेक्टली टच में है, तो बहुत होता है। तो अब 10,000 बच्चों से अगर आप डायरेक्टली इंटरेक्ट होते रहते हैं, कभी फेसबुक के माध्यम से, कभी इंस्टाग्राम के माध्यम से, कभी टेलीग्राम के माध्यम से, कभी कॉल के माध्यम से, तो लोग अपनी परेशानी जो शेयर करते हैं, उससे मैं ये महसूस करता हूँ कि बहुत माइनर अंतर से बच्चों का सिलेक्शन रुक रहा है। अभी एक मतलब लड़का था रुड़की का, राजेश सैनी नाम है शायद उनका, रजनीश सैनी है, रजनीश सैनी कुछ इस टाइप का, फेसबुक में जुड़े हैं। तो वो यही कह रहे थे कि सर मेरा इतने पॉइंट मार्जिन से रुक जा रहा, कभी इसमें नहीं हो रहा, कभी इतने से रुक जा रहा। मैंने कहा भाई देखो, मैसेज आया था उनका, मैंने कहा अगला एग्जाम आपका होगा, मैं कंफर्म कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ सामने वाला बंदा अगर इतने कम मार्जिन से रुक रहा है, तो ऊपर वाला भी देख रहा होगा कि यार इसको कब तक रोकें, कब तक क्या करें। तो मेरे इतने कहने से, यही सेंटेंस कहने से अब अगला एग्जाम आपका होगा, उसके अंदर क्या आ गई, या उनके अंदर एक पॉजिटिवनेस आ गई, एक बहुत ज्यादा वो सकारात्मक सोच के और आगे बढ़ने लगे। उनको लगने लग गया कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। बस अब वो लग गए, चले गए, चल दिए अपने मतलब पढ़ाई करने। तो अब उसी फील्ड पे दोबारा अगर वो फिर उसी मजबूती के साथ, उसी ताकत के साथ लड़े, तो फिर कौन उनको सिलेक्शन होने से रोक सकता है बताइए।
ऐसे ही कई छात्र ऐसे हैं जो बैक टू बैक एग्जाम निकाल रहे हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या इधर उधर, वो कभी कभी दिखते हैं। जैसे मेरे ही फेसबुक में एक फ्रेंड, मतलब फेसबुक फ्रेंड है, एक लड़का छात्र है, नीरज नाम है उनका, नीरज सिलोरी या सिलोरी इस टाइप की कुछ नाम है उनका। उनको देखता हूँ, उनने क्या किया, बैक टू बैक 3-4 एग्जाम निकाल दी। सिंसियर बच्चे हैं, वो सब फेस पे लिखा होता है, मतलब ये मान के चलिए अब किसी के साथ मेरा डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं है, मतलब आप ये नहीं कि सर डायरेक्टली किसी से मिले हैं, किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन एक इंसान का जो चेहरा होता है ना, वो उसकी मैच्योरिटी का लेवल बता देता है। यानी वो उन्होंने, मैंने देखो कब से फेसबुक में जुड़े मुझे नहीं पता, पिछले 1-1.5-2 साल से जुड़े होंगे, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं मैक्सिमम रिजल्ट में वो कहीं टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 के आसपास होते हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, 3-4 एग्जाम बैक टू बैक निकाल चुके हैं। तो मैंने उनका, बहुत से बच्चे हैं मेरे साथ फेसबुक पर जुड़े, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं देखता हूँ। क्यों? क्योंकि फेसबुक में तो मैं भी यूज करता हूँ, तो जो एक्टिव नहीं होता, सिंसियर बच्चा होता है, उसका अलग दिख जाता है, अलग तरीके से। वो बैक टू बैक साइलेंटली क्या करता है, मेहनत करता है, वो रिजल्ट से अपना नाम कमाता है। ये सब चीजें होती हैं बच्चों, ठीक है। छिछोरापन करके, बहुत हल्ला गुल्ला करके, ये करके वो करके ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। जैसे मैंने एक चीज महसूस की है, बहुत से लड़की क्या करते हैं, फेसबुक ही में रहते हैं, मतलब पोस्ट डालो तुरंत कमेंट कर देंगे, तुरंत कुछ ना कुछ होगा, कहीं भी देखो, किसी भी ग्रुप में देखो, वही कमेंट करते हैं। भाई ऐसे कैसे सिलेक्शन होगा बताओ? आपको चीजों को त्याग तो करना ही पड़ेगा ना। आप कसम खाइए कि 5-6 महीने में इन सोशल साइट से दूर रहता हूँ। किसने कहा आपके सोशल साइट पे रहो? आप 24 घंटे फेसबुक पे एक्टिव रहते हो, व्हाट्सएप अलग चलाते होगे, टेलीग्राम ग्रुप अलग चलाते होगे, यूट्यूब से अलग पढ़ते होगे। भाई किसने कहा आपको इतने माध्यमों में 24 घंटे एक्टिवेट रहने का? पढ़ते कब हो? मतलब घर वाले भी आपसे एक बार क्वेश्चन करने लग जाएंगे कि भाई तू पढ़ता कब है। जब आप इन सोशल साइट से दूर रहोगे, ये फालतू की चीज़ों से दूर रहोगे, अपने 4 किताबें रखो, जो जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ऑथेंटिक किताबें अपने पास रखो, फालतू का कभाड़ नहीं जमा करना है, ठीक है। क्योंकि उत्तराखंड में स्पेशली इतना कभाड़ है किताबों का जितना कहीं नहीं होगा किसी राज्य में। तो आप सिर्फ 2-4 किताबें ऑथेंटिक रखो, बढ़िया राइटर की रखो, जिन्होंने कुछ बढ़िया काम किया है, इतिहास के क्षेत्र में शोध किया है, अच्छे काम कर रहे हैं, भूगोल के क्षेत्र में ठीक ठाक किताबें हैं, सरकारी वेबसाइट है। मतलब तैयारी करने का तरीका तो बहुत साधारण है उत्तराखंड में। न्यूज़पेपर से करंट अफेयर अपडेट करो, सरकार की जो वेबसाइट होती है वहां से आप चीजों को अपडेट करो, 1-2 इतिहास की ठीक ठाक किताब जो ऑथेंटिक है वो ले लीजिए। उत्तराखंड के भूगोल के लिए जो मैप का सहारा है, तो यही तो एक अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होती है। क्यों मतलब हजारों किताबों का बोझ रख के उसको रटने में लगे हो और कह रहे हो कि सिलेक्शन नहीं हो रहा। सिलेक्शन भाई कहां से सिलेक्शन होगा? इतने ज्यादा चैनल हैं यूट्यूब पे, कंफ्यूजन इतना हो गया। मैं तो एक ही चीज कहता हूं, मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कहता हूं, आप कहीं से भी पढ़िए, किसी से पढ़िए, जितना कम सोर्सेज यूज करोगे उतना आपके लिए लाभदायक होगा। यानी कम किताबें, कम यूट्यूब, कम ऑनलाइन क्लासेस, मतलब ये जो ऑफलाइन क्लासेस होते हैं वही बेहतर होता है। मैं तो ये कहता हूँ यूट्यूब से तैयारी करना सबसे घटिया है। मतलब मैं तो सिर्फ उन बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ जो दुर्गम इलाकों में, जहाँ कोचिंग नहीं है। लेकिन अब 24 घंटे आप यूट्यूब पे ही बिजी रहोगे तो कैसे आपकी तैयारी होगी बताओ? और मैं तो ये कहता हूँ एक चैनल पकड़ो, जहां भी पकड़ते हो, जिससे भी पकड़ते हो, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। और ऑफलाइन अगर चीजें पॉसिबल हो तो ऑफलाइन करना बेहतर रहता है। अगर आपके पास ऑफलाइन के बढ़िया टीचर हैं, अच्छी फैकल्टीज हैं, वहां आप अपनी क्वेरीज को, अपने डाउट को सब क्लियर कर सकते हैं और वो समझने में भी आसान होता है वहां पे, ठीक है। ये तो क्या है, 35-30 मिनट 32 मिनट की वीडियो बना दी, पता ही नहीं चल रहा बच्चों को। हालांकि इससे फायदा बहुत हुआ, मैं जानता हूँ। आज के इस डिजिटल जमाने में चीजें, लोग इतना समय है नहीं कि घर से दूर जा सकें, वो अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। इसने कहीं ना कहीं क्रांति लाई हुई, सब आप जानते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ सोशल साइट से बहुत हद तक आपको एक्टिव नहीं रहना चाहिए। भले ही मेरी बात को आप बुरा लग रहा होगा, 4 दोस्त, 5 दोस्त, 6 दोस्त, 10 दोस्त, 10-15 लोग जो कॉन्टैक्ट में, उनके नंबर लेके उनसे डिस्कस कर लिया कीजिए, बात कर लिया कीजिए, मतलब जो माइंड फ्रेश करना है वो कर लिया कीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव नहीं रहना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। बाकी आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आज जैसा भी है, जो भी है, हम ये सोचते हैं कब होगा, वक्त हमारा कब आएगा, किस दिन हम जो है एग्जाम में सेलेक्ट होंगे। कई ख्वाब लेके बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। पुलिस भर्ती के लिए देखो इतने बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, भगवान न करे किसी का फिजिकल में न हो, आधे लोग वहाँ से टूट जाते हैं, फिर कई लोग रिटर्न से नहीं निकाल पा सकते, आधे वहाँ टूट जाते हैं। लेकिन निकलता सुपीरियर ही है। मतलब हमेशा ये सोचना, जिसकी पकड़ चीज़ों में अच्छी होती है वही निकलता है, और वो स्मार्ट स्टडी वाले छात्र होते हैं। ये नहीं कि फालतू की कहानियाँ पढ़ो, फालतू की चीज़ें पढ़ो, टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ो, जो एग्जाम में आता है वो चीज़ें पढ़ो। आपने पैटर्न
को अच्छे से समझो कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर देखो किस तरीके से आयोग ने क्वेश्चन पुट किए हुए हैं। यानी इन सब चीज़ों को देख के, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप लोग अपनी प्लानिंग को, अपनी स्ट्रैटेजी को आगे लेके चलो। और जितना मुझसे संभव होगा, मैं आपसे पहले भी कहता हूँ, मैं आपसे आज भी कहता हूँ, ये जो 90 डेज वाला क्रैश कोर्स है, मैंने कल लिखा था कि 90 डेज के क्रैश कोर्स के बाद शायद मैं यूट्यूब पे ना दिखूँ, एक प्रकार से सच भी है, क्योंकि फिर आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए इतना कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप लोग कहोगे सर नहीं हमें आपकी ज़रूरत है, पढ़ाइए, ये पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए, फिर मैं अवेलेबल रहूँगा। जैसे कई बच्चे डीएलएड के लिए कहते हैं, अभी तो टाइम ही नहीं है, आने वाले भविष्य में। कई बच्चे लेक्चरर के फॉर्म का वेट कर रहे हैं, आने वाले भविष्य में तैयारी कौन कराएगा। अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी तब मैं उस चीज़ को कराऊंगा। यानी आने वाले जो जितने भी विज्ञापन होंगे उनके स्पेशल यानी पर्टिकुलर उस एग्जाम की तैयारी कराने के लिए मैं आपके पास अवेलेबल रहूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिक्वेस्ट पे। हाँ, बाकी मेरा मार्गदर्शन, मेरा साथ आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा, ये आप लोग मान के चलिए। क्योंकि तैयारी का एक ही फॉर्मूला है, आज बेहतर करोगे, जितना बढ़िया करोगे कल उतना बेहतर होगा, ये आप मान के चलिए, ठीक है। और इस चीज़ के लिए आज त्याग करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कई बच्चे ऐसे, मैं तो नाम लेना भी चाहता हूँ कभी, लेकिन फिर कई, अब जैसे परसों संदीप नेगी जी हैं या संदीप बिष्ट जी हैं, अब वो समझ गए होंगे किसके बारे में कह रहा हूँ, ठीक है। वो कहते हैं सर मेरा नाम नहीं लिया आपने। बच्चों, नाम लेना बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, वो तो आ जाता है, मतलब माइंड पे जिसका आ गया, जिसके बारे में सोचा उसका नाम आ जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग लगे रहिए, आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग खुद पे भरोसा कीजिए, किसी और पे भरोसा नहीं करना। इतना तो आ ही गए हो ना, मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो बताइए। 6-7 साल से तैयारी कर रहे हो, जो कॉन्फिडेंस पिछले 1-1.5 साल के अंदर आया वो क्यों नहीं आया आज तक आपके अंदर, बताइए। यानी कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, दिशा सही नहीं है। और दिशा सही नहीं होगी तो फिर उस तैयारी का कोई औचित्य नहीं रहेगा। बाल फूल जाएंगे, दाढ़ी फूल जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, फेस पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, चयन नहीं होगा अगर गलत तरीके से कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना, एक एग्जाम, एक पैटर्न दोबारा रिपीट नहीं होता। मतलब आज आप कोई चीज पढ़ के गए, सही तरीके से पढ़ के गई, बाई चांस कोई क्वेश्चन आ गया, वहां गलत कराए, वो क्वेश्चन दोबारा आता ही नहीं। यानी जो सिलेक्शन दिलाने वाले पॉइंट हैं, जो सेलेक्ट करवाने वाले पॉइंट है, वो एग्जाम में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, वो ऐसी चीजें होती हैं आपको दोबारा मौका नहीं देगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसी चीजों को पढ़ना है जो आपको लगता है कि हाँ दूसरा बंदा ये गलत कर सकता है, इन चीजों को मैं सीख के आगे बढ़ सकता हूँ। हिंदी और जीएस को मैं क्यों आपको बार बार कहता हूँ कि हिंदी जीएस सिलेक्शन दिलवाएगा, क्योंकि उत्तराखंड का इतना मटेरियल पढ़ लिया है सब, हर किसी ने, बहुत ज़्यादा उससे डिफरेंस नहीं आने वाला है। 40 की जगह 30 नंबर, 32 नंबर सब लेके आने वाले हैं, लेकिन सिलेक्शन होगा हिंदी से और आपका जनरल स्टडी से, ये बात आप मान के चलिए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिसपे बच्चों को क्या रहता है, सोर्सेस तो ऑथेंटिक है, हिंदी का भी आपको प्रॉपरली ऑथेंटिक सोर्स मिलेगा, जनरल स्टडी का आपको ऑथेंटिक सोर्स मिलेगा, लेकिन उत्तराखंड का ऑथेंटिक सोर्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो जब आपके पास ऑथेंटिक सोर्स है, प्रमाणिक स्रोत है, तो आप वहां जाइए ना, उन चीज़ों को पढ़िए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों हम लोग चीज़ों को फालतू की तरीके से पढ़ते रहें। तो आप लोग ये मान के चलिए, कसम खा लीजिए कि हम अब सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा सर एक्टिव नहीं रहेंगे, एटलीस्ट 6 महीने के लिए। मतलब ये कहिए कि सर कम से कम 6 महीने के लिए हम फेसबुक या सोशल मीडिया पे एक्टिवेट नहीं रहेंगे। आने वाले 6 महीने जब तक दरोगा का एग्जाम, पटवारी का एग्जाम, लेखपाल का एग्जाम नहीं होता, तो हम पूर्ण तरीके से डेडिकेट हो गए, कंप्लीटली डेडिकेशन दिखाते हुए अपनी तैयारी को अंजाम देंगे। और यही तैयारी, यही डेडिकेशन आपको आपके सफलता की ओर लेके चलेगा। वरना क्या होगा, अभी पटवारी की कर रहे हो, 2 साल बाद फिर वेट करोगे भर्ती कब आएगी, 3 साल बाद फिर कहोगे कब भर्ती आएगी, कुछ नहीं होने वाला है। घर वाले भी कहेंगे बेटा अब बस कर, कुछ ना कुछ कर ले, कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ सरकारी नौकरी का कुछ मतलब ऑप्शन नहीं है, तो कुछ कर कमा, यही कहेंगे लास्ट में। क्योंकि एक समय आता है जब धैर्य की परीक्षा टूटने लगती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि लास्ट मौका है, 2022 अंतिम चांस है आप लोगों के पास, उन लोगों के लिए जो पुराने हो चुके हैं, 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। बाकी नए बच्चों का तो खैर अभी स्टार्टिंग ही है, वो तो करते रहेंगे, वो तो सीख रहे हैं चीज़ों को। तो 3-4 साल से जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक ही मैसेज है, 6 महीने चीज़ों से दूर रहिए, अपनी तैयारी को बहुत चरम बिंदु पे लेके जाइए। पटवारी, लेखपाल, दरोगा, ये जो एग्ज़ाम है ये आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होंगे, ये चांसेस आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। आज कसम खा लीजिए कि आज से मैं अच्छे से एक बार रिवीजन करके सही तरीके से पढ़ लूँगा। और बस अपने कॉन्फिडेंस को नहीं खोना है, अपनी स्मार्टनेस, अपना कॉन्फिडेंस, अपना जो कैरेक्टर है, पढ़ने का जो तरीका है, वो सब आपको बरकरार रखना है। और ये मान के चलना कि आज नहीं तो कल आपका होगा, ठीक है। होपफुली चीज़ें आपकी समझ आई होंगी, मोटिवेशन आपको कुछ मिला होगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।